छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दम लगा रही है। कांग्रेस के दिग्गज कई दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। कौन जीतेगा अमरवाड़ा रण, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमरवाड़ा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश नेतृत्व ने चुनावी कमान संभाली हुई है। कांग्रेस विधायक के पार्टी बदलने से खाली हुई अमरवाड़ा विधानसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस की मशक्कत तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज कई दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस चुनावी रण में उतरकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है। अमरवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जमकर गरजे हैं। अमरवाड़ा को प्रणाम करता हूँ, आपके विधायक को नमस्कार करता हूँ। कमलेश शाह ने अपनी विधायकी को लात मारा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अमरवाड़ा का अमर निशान चालू हुआ और अमरवाड़ा तो नाम ही इतना अच्छा है कि जो कभी मरने के लिए है ही नहीं वही तो अमर होता है। और अमरवाड़ा ने निश्चय किया हम भाजपा के साथ है, पूरा छिंदवाड़ा भाजपा के साथ हो गया। ये शुरुआत अमरवाड़ा में आपने की। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीएसटीवी से खास बातचीत करते हुए कहा, भाजपा फिर अमरवाड़ा में जीतने वाली है, जैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मौजूद है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। अमरवाड़ा उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। भाई साहब, किस तरीके की तैयारी है अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए? तो अमरवाड़ा में एक बार फिर भाजपा छिंदवाड़ा की तरह जीतने वाली, जैसे सांसद जीते थे ऐसे विधायक जीतेंगे। सर, क्या रणनीति कुछ नहीं, जनता के बीच अपने विकास के काम और भाजपा जिताएगी। वहीं वन मंत्री नागर सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर वन मंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता तौफिक मिस्किनी ने। और भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव है, प्रत्याशी चुनाव लड़ता नहीं है। ये चुनाव है हमारा संगठन लड़ता और कार्यकर्ता लड़ता है। और कार्यकर्ता के दम पर और जनता के आशीर्वाद से मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये छिंदवाड़ा की जो अमरवाड़ा सीट है ऐतिहासिक मतों से विजय श्री हासिल करने वाली है। कांग्रेस के हर नेताओं को ऐसा ही लगता है, क्योंकि कमलनाथ को जिस प्रकार छिंदवाड़ा की जनता ने पिछले दिनों में जो आशीर्वाद दिया है और अभी वो लोकसभा चुनाव हारे हैं, तो वो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है ये विकास का चुनाव है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 5वीं बार जनता के आशीर्वाद से बनी है। और कल ही जब मध्य प्रदेश के बजट के बारे में जब चर्चा करते हैं, जो बजट आया है, इस मध्य प्रदेश की आम गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर बदलने वाला है, तकदीर और तस्वीर बदलने वाला हमारा जो बजट है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पिछले 3 दिनों से अमरवाड़ा में डेरा डाल रखा है। वे अपने हिस्से की इस सीट को बचाने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा क्षेत्र की यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा की सीट है। पूर्व कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के भाजपा में शामिल होने से यह सीट खाली हुई है। अमरवाड़ा का रण भीषण होता जा रहा है। दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। अब देखना होगा कि कौन अमरवाड़ा का रण जीत पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामे के बीच रहा, जहां जल जीवन मिशन को लेकर जोरदार हंगामा सदन में विपक्ष ने किया है। वहीं मदरसे को लेकर भी सियासत मध्य प्रदेश में दिखने को मिली है। हालांकि कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पारित किए गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र में सदन शुरू होते ही जल जीवन मिशन को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सदन से वॉकआउट कर गया। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जल जीवन मिशन में जमकर घोटाला हुआ है। गुणवत्ताहीन पाइपलाइन डाली गई। कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक नई पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन टंकियां बना दी गई है। लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम बार बार इस मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। हालांकि भाजपा विधायक प्रभुराम चौधरी का कहना है कि सरकार के संज्ञान में पूरा मामला है।
जो भी गलतियां हुई है उन पर सुधार किया जाएगा। कोई भी शिक्षण संस्थान जहां बच्चों का भाग्य और भविष्य खतरे में हो, ऐसे सभी संस्थान बंद हो जाने चाहिए। पिछली बार बाल आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कई मदरसे 10 बाय 10, 8 बाय 10 के कमरों में थे, 30 से 40 बच्चे वहाँ थे। तो कहीं न कहीं बंधुआ मजदूरी का और मानव तस्करी का भी संकेत मिलता है। इन सब बातों के आधार पर ये कार्यवाही का होना आवश्यक है। और ये मदरसे, कई मदरसे तो हमने देखा इस जांच के दौरान कि ना तो उनके पास मदरसा बोर्ड की अनुमति थी और ना ही शिक्षा विभाग की अनुमति थी, लेकिन ये मदरसे धड़ल्ले से चल रहे थे, जिसमें इस प्रकार का अनैतिक और राष्ट्रद्रोही कार्य हो रहा था। आज मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन को लेकर सदन में मैंने विधानसभा में लगाया था और उस पर डिस्कशन हुआ है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को जल जीवन मिशन के माध्यम से योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। 226 गांव में एकल नल जल योजना स्वीकृत की गई, 369 गांव में सामूहिक नल जल योजना के अंतर्गत पानी पहुंचाया जाएगा। एकल नल जल योजनाएं 96 कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी अभी उन पर काम चल रहा है। और जो सामूहिक नल जल योजना है उसमें 49 गाँव में सेमरी जलाशय ऐसे हैं, उस पर ट्रायल पे चल रही है, बाकी पे काम चल रहा है। और जहाँ जहाँ लापरवाही है उसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी को आपके साथ जाकर उन सबको ठीक कराएंगे। जहां जल जीवन मिशन को लेकर सियासत गरमाई, तो इस बीच धारा 30 के अशासकीय संकल्प पर भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि मैं एक अशासकीय संकल्प लेकर आ रहा हूं, जो संविधान की धारा 30 है। जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10वीं और 12वीं में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटी के बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई करें। सभी समाजों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। विपक्ष विकास के मुद्दे पर भी खुश नजर नहीं आया, उसका काम विरोध करना है। मेरे पास कई ऐसी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि मदरसों में क्या गतिविधियां होती है। हालांकि जयवर्धन सिंह का कहना है कि पूरे मामले को लेकर बीजेपी मुद्दे से भटकने का काम करती है। बीजेपी के विधायकों ने अनुरोध करूंगा कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करें जिससे जनता का भला हो। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10th और 12th में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें और साथ ही उनका भविष्य उज्जवल बन पाए। इसीलिए सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस दिशा पर मेरा ये कदम है। मेरी इन भाजपा विधायकों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे बेफजूल संकल्प ना लाकर थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि आज के समय भाजपा के राज में इतने बेरोजगार युवा क्यों घूम रहे हैं, शिक्षा की स्थिति हमारे प्रदेश में बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है, हर सरकारी नौकरी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, योग्य बच्चा जो रिश्वत नहीं दे पा रहा है उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसको भर्ती नहीं मिल पा रही है, और अयोग्य बच्चा जो बड़े परिवार से आता है वो रिश्वत देके कहीं ना कहीं नौकरी पा रहा है। हर तरह भाजपा के राज में योग्य बच्चों के साथ और हर एक शिक्षित युवा के साथ अन्याय किया जा रहा है। उस पर ये लोग चर्चा करें, मेरी सलाह रहेगी उनसे। हालांकि जहां विधानसभा के मानसून सत्र हंगामा के बीच दिख रहा है, तो वहीं जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की चिंगारी अब विधानसभा तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि जल जीवन मिशन और मदरसे का मुद्दा विपक्ष के लिए कैसे संजीवनी बनता है, जिससे विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सके। भोपाल से कैमरा पर्सन तपन के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।
वहीं छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से 8वीं तक पढ़ाई को लेकर पेश जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ भाषा है, बोली है, अभी स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मिले 21 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ी भाषा का दर्जा न मिलने से राज्य की जनता काफी दुखी भी है। इस पर सत्ता में बैठे लोग भी यही चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया लोगों की मांग पूरी हो जाए, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता है। देखिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान देने के लिए पिछली सरकार ने पहल तो की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ सालों पहले राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना भी की। इधर छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और यह कहते हुए याचिका रद्द कर दी कि छत्तीसगढ़ी भाषा है या बोली है, ये स्पष्ट नहीं है। महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुहार लगाई। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन अध्यापन छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है इसे उच्च न्यायालय के 28 तारीख के कि छत्तीसगढ़ी मामला ये लेके निराकृत कर दी गई इसे कि पहली एकर बोली है कि भाषा एकर निर्धारणी हो है कि के दूसरी यह बात है कि शासन पक्ष रखी से SCRT है कि मिंझर रूप में पढ़ावा थन, ये तर्क के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय है ये ला निराकृत कर दिए गए हैं। हमार यही है कि पुनः सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में राजभाषा आयोग का पक्ष लिया जाए, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के पक्ष ले जाए, छत्तीसगढ़ी भाषाविद के पक्ष ले जाए, छत्तीसगढ़ी डिग्री धरे है जब MA करे हुए ओकर पक्ष लेते हुए। दूसरा राज्य में जैसे त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र जाओ तो मराठी हिंदी अंग्रेजी, बंगाल में जाओ बंगला हिंदी अंग्रेजी पढ़ा जाते हैं, वैसने भी एक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी पढ़ा जाना रही से। इधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर संवेदना तो रखती है, लेकिन कैसे इसे भाषा का दर्जा दिलाया जाए इसको लेकर कोई स्पष्ट रणनीति दिखाई नहीं देती। डिप्टी CM अरुण साव जहां एक तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग भी हमने बनाया था और छत्तीसगढ़ के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही कहती है कि मेरा व्यक्तिगत विचार कि छत्तीसगढ़ बोली ही नहीं भाषा भी है, व्याकरण भी हमारा समृद्ध है, कोई उसमें तकनीकी अड़चन हो तो उसे भी दूर कर लेना चाहिए, छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन हमने किया, छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण हमने किया, तो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आगे भी करेंगे। देखिए, मेरा इस विषय में व्यक्तिगत विचार है कि छत्तीसगढ़ी बोली ही नहीं भाषा भी है, क्योंकि व्याकरण प्रमुख देखी जाती है किसी भी भाषा में, तो व्याकरण भी हमारा समृद्ध है छत्तीसगढ़ी में। तो कहीं मैं नहीं समझता हूं कि उसको भाषा का दर्जा दिए जाने में कोई उसमें तकनीकी अड़चन हो, तो इसलिए उसको भाषा के रूप में मान्यता प्रदान होनी चाहिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ी भाषा को जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर कब पहचान मिलेगी। BSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर जमकर वार पलटवार सामने आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपराधों को लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करने में कांग्रेस के शासनकाल की याद दिला रही है। कांग्रेस व्यवस्था में बात होते होते अब अपराधों के आंकड़ों पर सियासत होने लगी है। देखिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर आमने सामने है। पिछले हफ्ते भर के सियासी तकरार के बाद अब सियासत आंकड़ों पर अटकी है। प्रदेश में साल 2023 से लेकर 2018 तक बीजेपी की सरकार रही। इसके बाद 5 साल के बाद कांग्रेस आई। अब फिर एक बार बीजेपी की सरकार प्रदेश की सत्ता संभाल रही है। अब बात आंकड़ों की हो रही है, तो आपको कुछ आंकड़े हम भी बताते हैं। ये आंकड़े सरकार की तरफ से विधानसभा के बजट सत्र में जारी किए गए हैं। ठगी के 8,702 मामले, हत्या के 4,786 मामले, महिलाओं से संबंधित 15,511 घटनाएं,
300 से ज्यादा बलात्कार, 200 से ज्यादा हत्याएं, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग की अनगिनत घटनाएं। साल 2018 में छत्तीसगढ़ के 12वें स्थान पर था। 2021 में अपराध दर में 8वें स्थान पर। साल 2022 में 6वें स्थान पर आया। फिलहाल एनसीआरबी ने साल 2022 तक के आंकड़े ही जारी किए। अब बात कर लेते हैं सियासत और बयानबाजी की। तो कानून व्यवस्था को लेकर तो कांग्रेस बीजेपी में तनातनी का माहौल हफ्ते भर से है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आंकड़ों को लेकर बयान दिया। कहा कि पिछली सरकार में आंकड़ों के चक्कर में लोगों की पीड़ा नहीं सुनी जाती थी। दर इस बयान को बचकाना बताते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्री को फाइल मंगाकर देख लेने की बात कह डाली। सुनवाई नहीं हुआ करती थी पहले, आंकड़ों के चक्कर में लोगों की पीड़ा नहीं सुनी जाती थी। बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही गई है कि पहले लोगों की पीड़ा सुने, आंकड़ों के फेर में नहीं रहना है। ग्रीवेंसेस जितने हैं उनके रिड्रेसल पर काम करें, ये बहुत स्पष्टता के साथ कही जा रही है। और इसीलिए थानों में सुनवाई भी है और काम भी आगे बढ़ रहा है। उनका आरोप पूरी तरह से बचकाना आरोप है। उनको शासन प्रशासन चलाने का ज़्यादा अनुभव नहीं है और पिछले रिकॉर्ड्स उनको मालूम नहीं है। उनको यदि जानकारी होती तो शायद ऐसा नहीं करते वो। आज लगातार अपराध बढ़े हैं इस सरकार में आने के बाद में, और वो अपने आप में यहाँ जगजाहिर है। देख लें, सरकारी आंकड़े हैं, उनका विभाग है, वो मंगा के देख लें पिछले शासनकाल में हमारे कितने अपराध हुए और आज कितने हो रहे हैं। आज हो सकता है उनके राज शासन में अभी अपराध दर्ज ना हो रहा होगा, इसलिए उन लोग अभी इस तरह के आंकड़े बता रहे हैं, इस तरह के जवाब दे रहे हैं, जबकि अपराध बढ़े हैं इनकी सरकार आने के बाद में। बहुत आम सी बात है, सरकार ये कभी नहीं चाहती कि उनके प्रदेश में अपराध बढ़े, लेकिन सियासत का दस्तूर ही ऐसा है कि व्यवस्था चाहे अच्छी हो या बुरी, ये सियासत सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महिलाओं के आशीर्वाद से पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। अब सरकार उन वादों को पूरा करने में लगी है जो खास तौर पर महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी में शामिल किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं की सुरक्षा में और ज्यादा चौकसी लाने के लिए पिंक थानों को स्थापित करने वाली है। क्या विशेष रहेगा इन पिंक थानों में और कैसे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है सरकार, देखिए रायपुर से हमारे संवाददाता। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना चला रही है। वहीं अब प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए सरकार पिंक थानों की स्थापना बहुत जल्द करने वाली है। इन थानों में महिलाएं सहजता से और स्वतंत्रता से अपने साथ हुए घटनाक्रम को बता पाएंगी। पिंक थानों को लेकर बजट में प्रावधान भी किया गया। इसके लिए अब तैयारियां लगभग पूरी की गई हैं। पिंक थानों में क्या विशेष रहेगा? छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए 5 पिंक थाने बनाए जाएंगे। हर थाने में महिला अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग होगी। पिंक पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण रहेगा। नए आपराधिक कानूनों को लेकर विवेचना के साधन भी मौजूद रहेंगे। पिछले कई सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा। साल 2019 से लेकर 2023 तक महिलाओं के खिलाफ 15,571 अपराध दर्ज। महिलाओं को लेकर सरकार के इस कदम का लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। चुनावी घोषणा पत्र में शामिल बजट में भी स्वीकृत हो चुका है। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में लगाम लगेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को मंत्रालय में महानदी भवन में विभागीय बैठक की, जिसमें महिला पिंक थाना शुरू करने की तैयारियों को लेकर चर्चा की। जिन पिंक थानों को प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, उनका मकसद महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात पर जोर दिया है। महिला थानों की घोषणा हमारे घोषणा पत्र में है और इस बार 5 महिला थानों की स्वीकृति भी बजट में है।
तो ये शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे और उसके साथ साथ आगे की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इन 5 थानों के खुलने के तुरंत बाद ही अन्य जिलों के लिए भी महिला थाना खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके 2 बातें हैं, यह तो प्रारंभ हमारे घोषणा पत्र में भी था और दूसरा नए 3 कानून जो अभी लागू हुए हैं उसके अंतर्गत भी इस बात की आवश्यकता है कि महिला थाना होना जाना चाहिए। नहीं, ये तो बोलचाल की भाषा है। मसलन है कि महिला थाना है, महिलाओं के लिए वहाँ पूरे महिला कर्मचारी अधिकारी होंगे, महिलाएं आकर वहाँ अपनी बात कह सकेंगे, स्वतंत्रता के साथ वो वहाँ पर रह पाएंगे, बहुत सहज होकर वो अपनी बात रख पाएंगे। इसलिए वो फोरम की आवश्यकता है, उसको प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार महिलाओं को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं कर रही है। किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए पिंक थाने बेहद महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि सरकार इन पिंक थानों के बाद प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस पहल को स्थापित करेगी। PSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी आरोप प्रत्यारोप की जमकर बारिश हुई। नरसिंह घोटाले पर छाए घने बादलों से छटकर विपक्ष के विधायक जयवर्धन सिंह ने फिर ये सवाल का तथ्यों का रूप दिया है। वहीं विश्वास सारंग आरोपों के धुएं को उन्हीं कागजों से हटाने की कोशिश। इस सब के बीच नजर से ये भी आ रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही किस तरह से प्रभावित हो रही है। बहरहाल ये सारे सियासी नजारे इस बात के गवाह है कि नरसिंह घोटाले पर बाहर जो भी हो रहा है, सदन के भीतर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बना हुआ है और इस सिलसिले में फलसके में कौन सच्चा है और कौन झूठा, चर्चा फिलहाल इसकी सबसे ज्यादा। लेकिन इन सारी चर्चाओं के बीच, इन सारे तथ्यों के बीच, इन सारे सच या झूठे जिनके भी हो बयानों के बीच कुछ सवालों के झांक रहे। मसलन नरसिंह घोटाला हुआ तो इसके लिए भी असली दोषी कौन, उनकी तस्दीक कैसे होगी, इन सभी घोटाले के जिम्मेदारों की लेबलिंग कैसे होगी, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा के मॉनसून सत्र में बजट हॉट टॉपिक बन पाता उसके पहले ही विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। मोर्चा जयवर्धन सिंह ने ही संभाला हुआ है। इस बार उनके तर्कश में तीर बने कुछ कागज। सदन में जाने से पहले उन्होंने अपना एजेंडा मीडिया को बताया और बाहर निकलने के बाद इस एजेंडे के पीछे का तर्क ये कि जो आरोप विपक्ष सरकार के मंत्री विश्वास सारंग पर लगा रहा है वो सही है और बिना इस पर चर्चा हुए विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। ये और बात है कि इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी कहा कि जब 2 जुलाई को नरसिंह घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से लंबी चर्चा कराई गई थी तो अब इस पर हंगामे की स्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन विधायक जयवर्धन सिंह ने दस्तावेजों के माध्यम से अपनी बात को तथ्यात्मक बताने का पूरा प्रयास किया। विभाग के अधिकृत दस्तावेज है जिसमें सीधा ये साबित होता है 14 दिसंबर 2022 से पहले मलय नर्सिंग कॉलेज अमान्य था, संबद्धता नहीं मिली थी और मंत्री जी के बैठक के बाद उनके ऑफिस से एक दिन बाद पत्र जाता है कुलपति जी को और ठीक 1 हफ्ते बाद कुलपति जी मंत्री जी का उल्लेख करके मलय नर्सिंग कॉलेज को संबद्धता भी देते हैं और मान्य भी करते हैं कि जो दस्तावेज हमने दिए हैं आप इसको जरूर अध्ययन करके इनको प्रचारित करेंगे, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन है मंत्री जी के कार्यालय और इन फर्जी कॉलेजों को मान्यता मिलने में। वहीं अपने जवाब में मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हीं दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस फूटे हुए गुब्बारे में दोबारा हवा भरने की कोशिश कर रही है। जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोपों को फिर से उछाला जा रहा है उन दस्तावेजों में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जयवर्धन सिंह संबद्धता और मान्यता में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। जो विषय उन्होंने उठाया था और जिसका मैंने जवाब दिया था उसमें असत्यता थी। मैं यहाँ पर पूरे के पूरे पेपर फिर से दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने उस दिन विधानसभा में इसका क्लेरिफिकेशन कर दिया था, पर फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने का प्रयास किया गया है, तो मैं यथार्थ बताने के लिए एक बार फिर आपके पास आया हूँ। कोई मेरा तथाकथित पत्र है, उस पत्र के बाद मान्यता दी गई यूनिवर्सिटी द्वारा। ये उन्होंने लिखा है मान्यता मिल जाती। मैंने उस दिन भी बोला था कि जयवर्धन जी, मान्यता और संबद्धता में बहुत अंतर है।
नर्सिंग काउंसिल मान्यता देती है और मान्यता देने के बाद जिन बच्चों का दाखिला होता है, एडमिशन होता है, उनको एनरोल करके उनको रोल नंबर देके परीक्षा कराने का काम यूनिवर्सिटी का होता है और इसके लिए यूनिवर्सिटी की संबद्धता होती है। वो मान्यता और संबद्धता में अंतर नहीं समझ पा रहे। तो जुबानी जंग में दस्तावेज ही हथियार हैं और ढाल भी, और इन्हीं के जरिए पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को तथ्यात्मक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तथ्य ये भी है कि नर्सिंग घोटाला हुआ तो है, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जांच एजेंसी पर सवाल उठे हैं। घोटाला किसी भी समय में हुआ हो, सवाल यही है कि दोषियों और जिम्मेदारों की लेबलिंग कैसे होगी, कौन सच्चा कौन झूठा की इस बहस में सबसे बड़ा तथ्य और सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार जो भी हो, नर्सिंग घोटाले पर जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो फिलहाल बात सियासत की में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।